वाटर, पीएच और बफर के बाद हमारा बायोकेमिस्ट्री में नेक्स्ट टॉपिक है एंजाइम का। एंजाइम के बाद हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट्स आपका हो चुका है। और एंजाइम्स की अब हम बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंट्रोडक्शन कि एंजाइम्स होते क्या हैं। तो कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शंस अगर हमारे बॉडी में हो रही है तो वो दो तरह की होती है, या तो कैटाबॉलिक होगी या एनाबॉलिक होगी। कैटाबॉलिक में क्या होगा, जो एक प्रोडक्ट है वो सब्सिक्वेंटली टूट के छोटे छोटे से अणु या बाई प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होगा। लेकिन वहीं अगर हम एनाबॉलिक की बात करें तो क्या होता है, जो छोटे छोटे अणु हैं उनका संश्लेषण होता है। और इन दोनों प्रोसेस में, यानी कि कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों प्रोसेस में क्या होता है, हमें ऊर्जा यानी कि एनर्जी की जरूरत होती है। जैसे कैटाबॉलिक रिएक्शंस है उसमें क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी यानी कि उत्पन्न होगी। और जबकि एनाबॉलिक रिएक्शंस में क्या होता है, जो एनर्जी है वो यूज होती है। तो इन दोनों ही रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या होता है, एक पर्टिकुलर तापक्रम, उसकी क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन जिसे हम बोल सकते हैं, प्रबल अभिकरणों की उपस्थिति जो है उसे हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हम उस रिएक्शन में कैटलिस्ट कौन से देख रहे हैं, जो कि उन अभिक्रियाओं की गति को तीव्र कर देते हैं। अब जैसे सबसे पहले फ्रेडरिक विल्हेम कुने ने 1878 में जो भी बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, यानी कि जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कोई भी रिएक्शन को इनहेंस करते हैं, उसको उसकी रेट को, उसकी दर को बढ़ाते हैं या कम करते हैं, उनके लिए एक वर्ड यूज किया था जिसे बोलते हैं एंजाइम। और उससे पहले जिसे फर्मेंट भी कहा गया था। उसके बाद फिर एडवर्ड बुचर ने 1896 में ईस्ट में जब अंगूर का रस हमने ऐड किया तो उसमें क्या हुआ, ईस्ट ने क्या किया, अंगूर के जो जूस है जो उसको फर्मेंट कर दिया, यानी कि उसको डिग्रेड कर दिया। और इसमें एक एंजाइम यूज हुआ जिससे नाम दिया गया जाइमेज। अगर हम ग्रीक शब्द में इसकी को डिफाइन करना चाहें तो इसका मतलब होगा एन प्लस जाइमा, यानी कि एन मतलब इन और जाइमा ईस्ट, यानी कि ईस्ट के अंदर। तो इस प्रकार जो भी हमने एंजाइम की खोज की वो सबसे पहले हमने ईस्ट में देखा। और जेम्स बी समनर और जैक बीन ने क्या किया, यूरिएज जो एक एंजाइम है उसको क्रिस्टल रूप में प्राप्त किया था सबसे पहले 1926 में। यूरिएज एक एंजाइम है जो कि यूरिया साइकिल यानी कि यूनिथीन फॉर्मेशन और कैटाबॉलिज्म में यूज होती है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो एंजाइम में बी डिफाइंड एज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोटीन इन नेचर कोलाइडल इन फिजिकल स्टेट प्रोड्यूस्ड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच कैटलाइज डिफरेंट केमिकल रिएक्शन विद इन देम। यानी कि एंजाइम एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की जैसे हमने बात की थी जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। और इसकी जो प्रकृति है वो होती है, ये प्रोटीनेशियस नेचर होता है। कोलाइडल इन फिजिकल स्टेट, कोलाइडल स्टेट कौन सी होती है, जब एक सॉल्यूशन में बहुत सारे एटम्स या मॉलिक्यूल्स है वो फ्री फॉर्म में सस्पेंडेड नहीं रहते हैं, वो सुपरनेटेंट से प्रेसिपिटेट यानी कि बेस तक वो घूमते रहते हैं एक सॉल्यूशन में, वो स्टेबल कंडीशन में नहीं आते हैं। उस कंडीशन को बोलते हैं कोलाइडल स्टेट। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये प्रोड्यूस होते हैं, जो कि कैटलाइज क्या करते हैं, कैटलाइज करना यानी कि कोई भी रिएक्शन को फॉर्म करना, चाहे वो एनाबॉलिक हो या कैटाबॉलिक हो। उसके बाद बात करते हैं केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम। एंजाइम का रासायनिक प्रकृति क्या है। तो कॉर्नेल ने 1926 में जेम्स बी समर
ने जब सबसे पहले यूरिएज एंजाइम को क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में प्राप्त कर सफलता पाई थी, तो ये सिद्ध हुआ था कि जो एंजाइम है वो, यानी कि एंजाइम को यहाँ पे जीव उत्प्रेरक यानी कि हम एज अ बायोकैटलिस्ट भी बोल रहे हैं, जिसमें एनर्जी जो होती है वो अनस्टेबल होती है और जल विलय होते हैं, यानी कि वो वाटर सोल्यूबल होते हैं। एंजाइम को मोस्टली उनके सॉल्यूशन में हम कंसंट्रेटेड सॉल्ट का विलयन कह सकते हैं, पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक एसिड, फॉस्फोटंगस्टिक अम्ल इत्यादि डालकर अवक्षेपित किया जा सकता है। अब यहाँ पे बात करते हैं होलो एंजाइम, एपो एंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप की। होलो एंजाइम क्या होता है? होलो एंजाइम एपो एंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप को मिलकर बनता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ मिलकर होलो एंजाइम बनाता है, यानी कि जो एपो एंजाइम होगा वो क्या होता है? प्रोटीनेशियस पार्ट, और जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो होता है इनऑर्गेनिक पार्ट। अब पहला है जो रासायनिक एक्टिविटी के ऊपर के बेस पे अगर हम बात करें तो दो तरीके के प्रोटीन होते हैं, सिंपल प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन में आते हैं यूरिएज, अमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन एटसेट्रा, और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन में आते हैं जो कि इनऑर्गेनिक पार्ट और प्रोटीन पार्ट से मिलकर बने हो, यानी कि जिन्हें हम कॉन्जुगेटेड प्रोटीन एंजाइम भी बोलते हैं। अब बात करते हैं कोएंजाइम और कोफैक्टर की। यदि एंजाइम का प्रोटीन उस प्रोस्थेटिक ग्रुप यानी कि इनऑर्गेनिक ग्रुप में नहीं है तो वो क्या कहलाएगा? या फिर वो बहुत ही लूजली बाउंड है, तो उसमें जो कार्बनिक जो रूप है वो प्रेजेंट होता है और उसमें ऊष्मा द्वारा वो, यानी कि एनर्जी द्वारा वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, तो वो कोएंजाइम कहलाता है। यानी कि यदि एंजाइम का प्रोटीन विहीन अंश, यानी कि ऐसा एंजाइम का पार्ट जो कि प्रोटीन रहित है, यानी कि जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो, और प्रोटीन भाग अर्थात एपो एंजाइम से स्थिर रूप से यानी कि लूजली संयुक्त है, लूजली बाउंड होते हैं, साथ में कार्बनिक प्रकृति का हो और ऊष्मा द्वारा नष्ट हो जाता हो, तो उसे कोएंजाइम कहलाते हैं। ये आपके 1 नंबर या 2 नंबर में आपकी डेफिनेशन आ सकती है कोएंजाइम कोफैक्टर्स की। देन ये आपकी टेबल है जिसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ कोएंजाइम्स दिए हुए हैं, और साथ में कि इनमें से कौन सा ग्रुप इनके ऊपर ट्रांसफर होता है या इनसे ट्रांसफर होता है, और कौन सा विटामिन है जो हमें चाहिए इस एंजाइम को, इस कोएंजाइम को वर्क करने के लिए। तो पहला है निकोटिनेमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, जो कि क्या है? मोस्टली कैटाबॉलिक रिएक्शंस में यूज होता है, यानी कि जब हम ग्लूकोज से एटीपी बनाते हैं तब एनएडी और एनएडीपी ये सब, और ग्रुप जो ट्रांसफर होता है वो होता है हाइड्रोजन, मोस्टली हाइड्रोजन है। और विटामिन कौन से चाहिए हमें? निकोटिनेमाइड राइबोफ्लेविन, जो किससे आते हैं? विटामिन बी से। ये विटामिन बी के ही पार्ट है, जैसे B1, B2, B3, B4, B5, B6, B12, जितने भी विटामिन बी के जो अलग अलग फॉर्म्स हैं उन सब में वो सब जो विटामिन हैं वो निकोटिनिन या फिर एडेनिन या फिर फ्लेविन सब इनमें काम आते हैं। उसके बाद है लिपोइक एसिड, इसमें हाइड्रोजन और एसाइल ग्रुप दोनों ट्रांस होते हैं, और विटामिन होता है लिपोइक एसिड, साइटोक्रोम, अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, इसमें विटामिन की जरूरत नहीं होती है। अब कुछ है जैसे कोएंजाइम में साइटिडिन डाइफॉस्फेट, थायमिन, पायरोफॉस्फेट, इनमें अलग अलग ग्रुप ट्रांसफर होते हैं, जैसे एसाइल ग्रुप, फॉस्फोरिल, कोलिन, C2 एल्डिहाइड, और विटामिन चाहिए पेंटाथेनिक एसिड, कोलिन और थायमिन। कोएंजाइम्स की डेफिनेशन में अगर टेबल में से आप 2-3 एग्जांपल याद करो तो ये आपके काम आएगा। देन सिमिलरली यहाँ पे देख सकते हैं हम पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट के लिए पायरिडॉक्सिन चाहिए, और क्विन यूबिक्विनोन के लिए विटामिन के की जरूरत होती है। अब
कोएंजाइम के बाद हम बात करेंगे कोफैक्टर्स की। कोफैक्टर क्या होते हैं? मोस्टली इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं जो कि एपो एंजाइम के साथ मिलके यानी कि प्रोटीन पार्ट के साथ मिलके एक होलो एंजाइम बनाते हैं और ये थर्मोस्टेबल होते हैं। इन्हें हम एक तरीके से एक्टिवेटर कह सकते हैं, जैसे कॉपर, आयरन, जिंक, मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कैल्शियम, पोटाशियम, सोडियम, कोबाल्ट, कैडमियम, क्रोमियम, एल्यूमिनियम एटसेट्रा। देन उसके बाद एंजाइम की उत्पत्ति यानी कि अक्रेंस ऑफ एंजाइम। मोस्टली हम एंजाइम प्रकृति से मिलते हैं यानी कि नेचर से, जो कि दोनों पौधों और जंतुओं में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। और लेकिन इनका जो यूज है या फिर इनका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या है? अलग अलग है। जनरल प्रॉपर्टीज में सॉल्युबिलिटी, मोस्टली जो एंजाइम है वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, लेकिन अगर फैट के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो वो इनसॉल्युबल होंगे और वो क्या बनाएंगे? कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएंगे फैट के साथ। और एंजाइम जो है वो अल्कोहल और ग्लिसरॉल में सेमी सॉल्युबल होते हैं यानी कि थोड़ा सा ही सॉल्युबल होंगे। देन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट 12,000 से कई मिलियन होता है। जैसे अगर हम इनका अलग अलग अगर इनकी बात करें तो यूरियस का 48, 4,80,000, पेप्सिन का 35,000, कैटलेज का 22,50,000। ऐसे इनका मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है। देन आपका प्रेसिपिटेशन, जिसे हम अवक्षेपण कहते हैं, इसमें अल्कोहल के सॉल्यूशन में अमोनियम सल्फेट और ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड मिलाने पे एंजाइम जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। प्रेसिपिटेशन का मतलब है कि वो एक सॉल्यूशन में बेस पे जाके एक कोलाइडल, जिसे कह सकते हैं स्टेट बना लेंगे और वो नीचे बैठ जाते हैं बेस पे, इसे बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। और बाकी का जो सुपरनेटेंट है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है। देन स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम, यानी कि एंजाइम, कोई भी एंजाइम है वो एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ ही काम करेगा, वो स्पेसिफिक होगा एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। अगर उस एंजाइम को हम ए की जगह बी सबस्ट्रेट के साथ यूज करेंगे तो वो एंजाइम वर्क नहीं करेगा और हमारी रिएक्शन है वो वहीं की वहीं स्टॉल हो जाएगी। अब सबस्ट्रेट क्या होता है? सबस्ट्रेट एक ऐसा पदार्थ है जिसके साथ एंजाइम उत्प्रेरक के रूप में बाइंड करता है और रिएक्शंस के दौरान वो प्रोडक्ट बनाता है। जैसे सुक्रेज है, यूरियज है, लाइपेज है, प्रोटेज एंजाइम है। ये सुक्रोज, यूरिया, प्रोटीन और फैट के साथ काम करते हैं। देन है एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। अब एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी एंजाइम तब डिटेक्ट होते हैं जब वो केवल एक ही तरह के सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो। अब जैसे यूरियज है, लैक्टेज जो एंजाइम है, ये केवल यूरिया और लैक्टोज के साथ ही काम करेंगे। अगर इनको हम कोई दूसरे सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कराएंगे तो ये काम नहीं करेंगे। अब जैसे यूरिया से हमें अमोनिया और CO2 तथा लैक्टोज से ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो उत्पन्न होते हैं वो हमें एक पर्टिकुलर एंजाइम को के सबस्ट्रेट के साथ मिलने पे हमें मिलता है। देन समूह विशिष्टता, यानी कि ऐसे एंजाइम जो पदार्थों के एक विशिष्ट समूह पर क्रिया करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, एस्ट्रेज, प्रोटीज आदि। पहला हमारा था एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। देन ये हमारा स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम में ही है। 4 तरह के स्पेसिफिसिटी बताई हुई है। पहला हमने पढ़ा एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी, जिसमें
वो एक तरह के ही एलिमेंट के साथ रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट है ग्रुप स्पेसिसिटी, यानी कि एक ग्रुप, एक तरह के ग्रुप, यानी अगर वो कार्बोहाइड्रेट्स है, एस्ट्रेज है या प्रोटीज है, तो वो एक ही तरह के सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होगा। देन है रिलेटिव लिंकेज स्पेसिफिटी, यानी कि वे एंजाइम जो एक विशिष्ट स्पेसिफिक टाइप के बॉन्ड पर ज्यादा क्रियाशील होते हैं, जबकि अन्य प्रकार के, यानी कि जैसे बी ग्लूकोसाइडेज एंजाइम है तो वो बीटा बॉन्ड पर ही रिएक्ट करेगा अल्फा की, अब जैसे अल्फा की अपेक्षा वो अधिक क्रियाशील हो, यानी कि ऐसे एंजाइम जो फॉर एग्जांपल एक एंजाइम है वो बीटा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम पे बीटा बॉन्ड पे वर्क कर रहा है, तो वो अल्फा जो बॉन्ड होगा उस पे वर्क कम करेगा एज कंपेरिजन टू बीटा। देन है ऑप्टिकल स्पेसिसिटी, यानी कि वो किस तरफ रोटेट करते हैं, यानी कि मोस्टली जो एंजाइम वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं, से अल्फा अमीनो एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम, और एल अमीनो एसिड ऑक्सीड है वो केवल एल अमीनो एसिड पर ही क्रियाशील हो, यानी कि इसमें अगर जैसे हमने डी और एल की बात करें तो अगर कोई एंजाइम है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो वो अल्फा अमीनो एसिड पर ही काम करेंगे, और अगर कोई एल अमीनो एसिड ऑक्सीडेज यानी कि एल अमीनो एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम है तो वो एल अमीनो एसिड पर ही वर्क करेंगे। देन है कैटालिटिक नेचर, यहाँ पे जो उसका जो कैटाबॉलिज्म जो शो करता है एंजाइम उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे जो भी एंजाइम के जितने भी गुण है वो अकार्बनिक उत्प्रेरक के समान होते हैं, यानी कि इसमें कार्बन ग्रुप नहीं होता है। अंतर ये है मोस्टली कि एंजाइम जीवित कोशिकाओं में संश्लेषित होते हैं और उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, और मोस्टली एंजाइम यानी कि उत्प्रेरक है वो एंजाइम की जो अल्प मात्रा है उसमें भी रासायनिक अभिक्रियाओं को तेज कर देते हैं। अभिक्रिया के अंत में उसकी मात्रा अप्रभावित रहती है, यानी कि जो कैटलिस्ट है वो एक सबस्ट्रेट के साथ काम तो करेगा लेकिन वो उसकी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, और रिएक्शन में अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो उसकी जो मात्रा यानी कि जो उसकी क्वांटिटी है वो प्रोडक्ट बनने के बाद भी उतनी ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि A प्लस बी एंड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या हुआ, ये सी और डी में कन्वर्ट हुआ, तो जितना क्वांटिटी हमने कैटलिस्ट लिया था उसने क्या किया, ए और बी को किसमें कन्वर्ट कर दिया, सी और डी में, लेकिन जो अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट है वो क्या है, एज इट इज मेंटेन्ड है। जैसे कैटलिस्ट एंजाइम है उसका एक एटम यानी कि H2O2 जो है वो H2O के कंपैरिजन में 50 लाख क्या है, 50 लैक्स टाइम O2 में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि 1 मिलीग्राम सुक्रेज एंजाइम अपने वेट का 10 लाख मल्टीप्लिकेशन में सुक्रोज को जल में अपघटित कर देता है। सुक्रोज क्या है, बहुत सारे ग्लूकोज से मिलके बना हुआ होता है सुक्रोज, तो अगर जब हम उसे सुक्रेज एंजाइम से ट्रीट करेंगे तो सुक्रेज एंजाइम का जो मिलीग्राम में वेट होगा, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम 1 मिलीग्राम सुक्रेज एंजाइम ले रहे हैं तो वो 10 टाइम्स 10 लाख टाइम्स सुक्रोज को किसमें कन्वर्ट कर देगा, वाटर रिडक्शन हो जाएगा उसका। वाटर रिडक्शन का मतलब वाटर निकल जाएगा सुक्रोज में से और वो ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। देन 6 पॉइंट है हमारा हीट सेंसिटिविटी। एंजाइम जो है हमें पता है कि प्रोटीन नेचर के होते हैं, तो अगर इनको हम ज़्यादा हीट या ज़्यादा कोल्ड में रखेंगे तो ये अपनी एक्टिविटी प्रभावित करेंगे और इससे रिएक्शन देन फर्दर हॉल्ट होगी। तो
तो अगर हम किसी एंजाइम को 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, जिससे उनकी क्रियाशीलता वो खत्म हो जाती है और वापस हम अगर उसी फॉर्म में उस एंजाइम को लाना चाहें तो वो नामुमकिन की तरह होता है। लेकिन अगर हम किसी एंजाइम को बहुत ही लो टेम्परेचर पे रख रहे हैं तो इससे वो उनकी एक्टिविटी तो खत्म होगी, लेकिन वो अपनी शेप को इंटैक्ट रखेंगे और वो स्थायी होंगे, स्टेबल होंगे। अगर उनको वापस अगर हम तापमान बढ़ाएंगे तो वापस वो अपनी एक्टिविटी गेन करने लगेंगे। तो ये हम देखते हैं कि जितनी भी रिसर्च लैब में हम एंजाइम यूज करते हैं उनको हम रेफ्रिजरेशन में रखते हैं ताकि वो अपनी एक्टिविटी जो है वो तो धीरे यानी कि स्लो कर ले, लेकिन जो उनका स्ट्रक्चर है ओवरऑल, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो या क्वार्टरनरी हो, तो कोई भी स्ट्रक्चर अगर एंजाइम का है तो वो इंटैक्ट रहेगा और वो स्टेबल रहेगा। तो जब हमें जरूरत होगी तब हम उस एंजाइम को एक पर्टिकुलर तापमान पे बढ़ाएंगे और जिससे वापस वो अपनी एक्टिविटी रीगेन कर लेंगे। एंड देन 7 पॉइंट है एंजाइम की इंस्टेबिलिटी। इंस्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं टेम्परेचर, पीएच, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, ये सब जो है ये एंजाइम की इंस्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। देन है रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी यानी कि कोई अगर रिएक्शन है वो ए से बी में कन्वर्ट हो रही है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, तो अगर हमें वापस बी को ए में कन्वर्ट होगा करेंगे तो वो डिपेंड करेगा कि एंजाइम, अब जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्च है, यहाँ पे हमने सबस्ट्रेट लिया है स्टार्च और H3PO4 और एंजाइम जो यूज किया वो फॉस्फोरिलेज, तो क्या बना ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। तो ये रिएक्शन क्या है, बोथ वेज, बोथ साइड वेज है, यानी कि वो वापस ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है उसको हम स्टार्च और H3PO4 में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन एंजाइम एक्टिवेटर, ऐसे एक्टिवेटर यानी कि ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हम ए कार्बोनिक कंपाउंड या फिर अकार्बनिक पदार्थ भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, कोई भी एंजाइम के साथ मिलके उस रिएक्शन को अधिक क्रियाशील बना देते हैं, जिन्हें हम एंजाइम सक्रिय कारक भी बोलते हैं। यानी कि जो हमने टेबल में बात की थी NAD, NADP, FAD, TPP, थायमिन, पायरोफॉस्फेट, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम आदि, ये मोस्टली ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं कोई भी रिएक्शन कैटाबॉलिक हो या एनाबॉलिक हो उसको कंप्लीट कराने में। देन है एंजाइम इनहिबिटर, कि ऐसे इनहिबिटर जो कि एंजाइम की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं या फिर बिल्कुल ही समाप्त कर देते हैं, इन्हें हम एंजाइम इनहिबिटर बोलते हैं। जैसे मरकुरी है, सिल्वर है, गोल्ड है और हमारा फ्लोराइड है, थाइमोल है, क्लोरोफॉर्म है, ये जितने भी इनहिबिटर हैं ये एंजाइम की एक्टिव साइट के लिए compete करते हैं। एक्टिव साइट जो भी एंजाइम की होगी, जैसे जो एंजाइम है वो नॉर्मली हमारा रिएक्ट तब करता है जब उसमें एक्टिव साइट होती है। फॉर एग्जांपल ये एंजाइम है, इसमें दो साइट होती है, एक होती है एक्टिव साइट, एक होती है सबस्ट्रेट साइट। यानी कि एक्टिव साइट पे क्या होगा, या तो सबस्ट्रेट बाइंड करता है, लेकिन अगर सबस्ट्रेट के साथ हमने इनहिबिटर डाला है तो क्या होगा, तो अब ये देखा जाएगा कि सबस्ट्रेट और इनहिबिटर में से ज्यादा बॉन्डिंग किसकी अच्छी है, यानी कि जो अच्छी तरीके से फिट होगा इस एंजाइम में वही आगे की रिएक्शन को मॉनिटर करेगा। फॉर एग्जांपल सबस्ट्रेट यहाँ पे एंजाइम के साथ लिंक हो गया तो वो प्रोडक्ट बना देगा, लेकिन अगर इनहिबिटर हो रहा है तो वो क्या करेगा, सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं होने देगा, और बाइंड नहीं होने देगा तो क्या होगा, जो हमारा प्रोडक्ट है वो या तो बहुत ही लो अमाउंट में बनेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों कम्पीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, और बनेगा तो वो बहुत ही लो अमाउंट में बनेगा। तो यही एंजाइम इनहिबिटर का काम होता है। उसके बाद है नोमेनक्लेचर, कि हम एंजाइम को
कैसे पहचानेंगे? उनके अलग अलग फंक्शन के बेस पे हम उनका नोमेनक्लेचर करते हैं। कुछ एंजाइम्स होते हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं, कुछ जिन्हें हम एक्सो एंजाइम बोलते हैं, कुछ होते हैं जो इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स होते हैं। तो अगर जो जितने भी एंजाइम हैं जो कोशिका के यानी कि सेल के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं और वहीं रहकर अपना काम कर रहे हैं तो वो इंट्रासेलुलर या एंडो एंजाइम कहलाते हैं। यानी कि वे सभी एंजाइम जो किसी विशेष कोशिका यानी कि विशेष स्पेसिफिक सेल में क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहे हैं। अब जैसे पैनक्रियाज है, स्टोमक है, लिवर है, इन अलग अलग ऑर्गन्स में अलग अलग तरीके के एंजाइम जो होते हैं वो सिक्रीट होते हैं। अगर हम बात करें जाइमेज की तो जाइमेज जो एंजाइम है वो पैनक्रियाज में प्रोड्यूस नहीं होगा, और जो पैनक्रियाज में जो प्रोटीओलाइटिक एंजाइम जो प्रोड्यूस होते हैं वो लिवर में नहीं होंगे, और लिवर के जो बाइल एंजाइम्स हैं वो स्टमक में नहीं होंगे। तो ये डिपेंड करता है कि कहाँ से उनकी यानी कि उनका स्रोत सोर्स क्या है, किस सेल से स्पेसिफिक सेल से वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, वहीं अपना वो रिएक्शन कर रहे हैं। अगर वही एंजाइम किसी दूसरे स्थान पे उनका स्थानांतरण हो जाता है और वहां जाके वो काम करते हैं तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इंटेस्टाइन में ऐसे कई एंजाइम्स हैं जो लीवर्स और पैनक्रियाज से सिक्रीट होके स्मॉल इंटेस्टाइन में आके वर्क करते हैं। इसके विपरीत अगर कोई एंजाइम है वो इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो हम उसे जाइमोजन फॉर्म बोलेंगे, और वो किसमें कन्वर्ट करेंगे उसको हम एक्टिव फॉर्म में। क्योंकि कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं उनको हम कंटिन्यूसली एक्टिव फॉर्म में नहीं रख सकते, क्योंकि वो जिस सेल से प्रोड्यूस हो रहे हैं उसी को अफेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हम उन जो हमारी बॉडी है उन एंजाइम्स को क्या करती है, इनएक्टिव फॉर्म में रखती है। लेकिन जब हमें रिएक्शन हमारी बॉडी को जरूरत होती है, चाहे वो कैटाबॉलिक हो या एनाबॉलिक हो, कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन के वक्त क्या होता है उनकी फॉर्म को कन्वर्ट कर दिया जाता है एक्टिव फॉर्म में। जैसे हमारा ट्रिप्सिनोजन जो एंजाइम है वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिनोजन है वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हमारे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। हमने बात की थी सबस्ट्रेट जिस पे एंजाइम वर्क करता है, और प्रोडक्ट जो क्रियाफल के रूप में हमें मिलता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। स्टडी ऑफ एंजाइम हमें पता है एंजाइमोलॉजी कहलाती है। अब बात करें जब नेमनक्लेचर डिपेंड करता है कि वो काम कौन से सबस्ट्रेट पे कर रहा है। पहला है कि अब हम सबस्ट्रेट के आधार पे हम उसे एंजाइम का नामकरण करेंगे। जैसे अगर कार्बोहाइड्रेट पे कोई एंजाइम वर्क कर रहा है तो वो कार्बोहाइड्रेज हो गया, लिपिड पे वर्क कर रहा है तो लाइपेज हो गया, सिमिलरली न्यूक्लिक एसिड है तो न्यूक्लियस, प्रोटीन का प्रोटीनेज। तो ये जो नोमेनक्लेचर है ये हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट। सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन, कि उसमें हाइड्रोजन ग्रुप ऐड हो रहा है या ऑक्सीजन निकल रही है, या हाइड्रोजन एक प्रोडक्ट एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट पे ट्रांसफर हो रहा है, या फिर उसमें से पानी वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, या CO2 ऐड हो रहा है, या अमीन ग्रुप है उसका ट्रांसफर हो रहा है, या फिर जो पोजीशन है कोई भी ऑर्गेनिक एलिमेंट की वो चेंज हो रही है। ये सब इन पे सब पे डिपेंड करता है एंजाइम का नाम क्या होगा। जैसे ऑक्सीडेशन है तो वो ऑक्सीडेज हो जाएगा, रिडक्शन है तो रिडक्टेज, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में क्या होगा, रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ग्रुप। सिमिलरली डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेज हो गया, हाइड्रोलाइसिस का हाइड्रोलेज, ट्रांसअमीनेशन ट्रांसअमीनेज, म्यूटेशन का म्यूटेस। ये सब डिपेंड कर रहे हैं कि रिएक्शन कौन सी है। देन है सोर्स के आधार पे, यानी कि
किस सोर्स से हमें एंजाइम मिल रहा है। अगर लीवर से मिल रहा है तो लीवर कैटालेज, सलाइवा से मिल रहा है तो सलाइवरी अमाइलेज, जो कि हमारा फर्स्ट एंजाइम होता है इन द डाइजेशन ऑफ फूड। देन पैनक्रियाज, पैनक्रिएटिक लाइपेज, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक लाइपेज। उसके बाद बात करते हैं कि किसी विशेष आधार पे अगर हम कर रहे हैं, जैसे पेप्सिन है, रेनिन है, ट्रिप्सिन है, डायस्टेज है, इमल्सिन, पेटाइलिन आदि, इन सबको हम क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक नामकरण कर रहे हैं। देन सबस्ट्रेट और जो उत्प्रेरित रासायनिक है उसकी अभिक्रिया कौन सी हो, जैसे सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेशन अगर कोई प्रोसेस हो रही है तो उसमें एंजाइम होगा सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस। अल्कोहल डिहाइड्रोजनेशन में अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस, पायरुविक ऑक्सीडेशन में पायरुविक ऑक्सीडेज, और ट्रायल्स फॉस्फो आइसोमराइजेशन में टीपीआई। तो ये बात थी नॉमेनक्लेचर की। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम।